सरमाया दारी यानी कैपिटलिज्म, ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम सब बहुत सुनते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये असल में है क्या? देखें, ये वो मुआशी निज़ाम है जो हमारी नौकरियों से लेकर हमारे ख़रीदे हुए सामान तक हर एक चीज़ पर असर डालता है। तो चलें आज इस निज़ाम की गहराई में उतर के देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये निज़ाम तरक्की का एक ज़बरदस्त इंजन है जो जिद्दत और खुशहाली लाता है, या फिर ये एक ऐसा सिस्टम है जो अमीर और गरीब के दरमियान फ़र्क को मज़ीद बढ़ाता है? यही वो बुनियादी कशमकश है जो इस पूरी बहस के बिल्कुल मरकज़ में है। अच्छा, इसको ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ी देर के लिए नज़रियात यानी आइडियोलॉजीज़ को एक तरफ रखना होगा और सिर्फ हक़ाइक़ पर ध्यान देना होगा। हमारा मकसद सिर्फ ये देखना है कि आखिर ये निज़ाम असल में काम कैसे करता है। तो चलें शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। आखिर ये सरमायादारी है क्या? ये माशी निज़ाम किन सितूनों पर खड़ा है? अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो सरमायादारी एक ऐसा मुआशी मॉडल है जो 3 चीज़ों पर टिका हुआ है: प्राइवेट ओनरशिप यानी निजी मुल्कियत, मार्केट में मुकाबला और मुनाफा कमाने का मकसद। मतलब ये कि पैदावार के जो ज़राए हैं ना, जैसे फैक्ट्रियाँ या ज़मीन, वो हुकूमत की नहीं बल्कि आम लोगों या प्राइवेट कंपनियों के हाथ में होते हैं। तो ये 3 बुनियादी सुतून हैं। पहला है निजी मुल्कियत, दूसरा मार्केट का मुकाबला, जहां अलग अलग कंपनियां सारिफीन को अपनी तरफ खींचने की दौड़ में लगी रहती हैं, और तीसरा मुनाफे पर मबनी पैदावार, यानी हर काम के पीछे जो असल मकसद है वो है पैसा कमाना। अगर हम तारीख पर नज़र डालें तो इस निज़ाम के जो बुनियादी ख़यालात हैं वो 18वीं सदी में बहुत मजबूत हुए। फिर आया सनती इनकलाब और इस दौरान ये एक बहुत बड़ी ताकत बनकर उभरा, और आज तो ये दुनिया की सबसे बड़ी मईशतों का बुनियादी मॉडल है। लेकिन सवाल ये है कि ये पूरा सिस्टम चलता कैसे है? इसका असल इंजन, उसकी जान, एक बहुत ही सादा उसूल में है: तलब और रसद, यानी सप्लाई और डिमांड। आइए देखते हैं कि ये आज़ाद मार्केट को किस तरह हरकत में रखता है। देखें, उसूल बहुत सीधा सा है। फ़र्ज़ करें कोई नया बहुत मशहूर फ़ोन मार्केट में आया है। अब हर कोई उसे ख़रीदना चाहता है, यानी डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़ोन की यूनिट्स बहुत कम हैं, यानी सप्लाई कम है। तो क्या होगा? जाहिर है उसकी कीमत आसमान को छुएगी। और इसके उलट सोचें, जब मार्केट पुराने फ़ोन से भरी पड़ी हो, यानी सप्लाई ज़्यादा, और कोई उन्हें ख़रीदने को तैयार ना हो, यानी डिमांड कम, तो कीमतें खुद ब खुद गिर जाती हैं। यही वो अनदेखा हाथ है जो हुकूमत के बग़ैर ही कीमतों को कंट्रोल करता है। तो इस सारे मुकाबले का नतीजा क्या निकलता है? जो लोग इस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि इसी मुकाबले की वजह से नई नई चीज़ें ईजाद होती हैं, कंपनियां बेहतर क्वालिटी देने पर मजबूर होती हैं और कीमतें भी कम रखने की कोशिश करती हैं। और इस सब का फ़ायदा आखिरकार किसको होता है? सारिफीन को। अच्छा, ये तो हो गई थियरी की बातें। अब ज़रा थियरी से निकलकर अमली दुनिया में आते हैं और देखते हैं कि आज के दौर में सरमायादारी असल में कैसी नज़र आती है। और यहाँ एक बहुत दिलचस्प हकीकत सामने आती है, वो ये कि खालिस सरमायादारी यानी एक ऐसा सिस्टम जहाँ हुकूमत का बिल्कुल कोई किरदार ना हो, वो आज की दुनिया में तकरीबन नापैद है। हकीकत यह है कि आज के तकरीबन तमाम सरमायादार ममालिक असल में मिक्स्ड इकोनॉमीज़ यानी मखलूत मईशतें हैं। मतलब मार्केट और हुकूमत दोनों मिलकर काम करते हैं। तो फिर हुकूमत का काम क्या है? अच्छा, हुकूमत एक तरह से रेफरी का किरदार अदा करती है। वो मार्केट में तवाज़ुन रखने की कोशिश करती है, जैसे बड़ी कंपनियों को मोनोपोली बनाने से रोकना, सार्फिन के हुकूक की हिफाजत करना और समाजी बहबूद के प्रोग्राम चलाना, ताकि माशरे का कोई भी तबका पीछे ना रह जाए। और बस यहीं से, यानी हुकूमत की इसी मदाखलत से सबसे बड़ी बहस शुरू होती है। तो चलें अब इस निज़ाम के हक़ में और इसके खिलाफ दिए जाने वाले दलाइल पर एक नज़र डालते हैं। एक तरफ जो इसके हामी हैं वो कहते हैं कि यही वो निज़ाम है जो सबसे ज़्यादा जिद्दत, एंटरप्रेन्योरशिप और टेक्नोलॉजी में तरक्की लाता है। लेकिन दूसरी तरफ जो इस पर तनकीद करते हैं, उनका कहना है कि अगर इस सिस्टम को कंट्रोल ना किया जाए तो ये आमदनी में बहुत ज़्यादा फ़र्क, मज़दूरों के इस्तेहसाल और माहौल को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। और नाक़िदीन की जो सबसे बड़ी फ़िक्र है वो है अदम मसावात। जैसा कि यहाँ भी नज़र आ रहा है, इस निज़ाम में एक रुझान पाया जाता है कि दौलत अक्सर चंद हाथों में जमा हो जाती है, यानी मुल्क की ज़्यादातर दौलत सबसे अमीर लोगों और बड़ी बड़ी कॉरपोरेशनों के पास चली जाती है, जिससे माशरे में अमीर और गरीब का फासला बढ़ता जाता है।
تو اس سب سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سرمایہ داری کوئی ایک ہی طرح کا پتھر پر لکھی لکیر والا نظام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا فریم ورک ہے جسے انسانی فیصلے اور انتخاب شکل دیتے ہیں۔ چلے جدید سرمایہ داری کی مختلف شکلوں کو دیکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں 2 بالکل مختلف ماڈلز کو دیکھتے ہیں۔ ایک طرف امریکہ کا ماڈل ہے جو مارکیٹ کی آزادی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے، وہاں ٹیکس کم ہے اور سماجی تحفظ کے جو ادارے ہیں وہ بھی محدود ہیں۔ دوسری طرف نورڈک ممالک ہیں جیسے سویڈن اور ڈنمارک، وہاں بھی سرمایہ دارانہ مارکیٹیں ہیں لیکن وہ بہت زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں اور اس پیسے سے بہت مضبوط سوشل سیفٹی نیٹ فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ ہمیں ایک بہت ہی اہم نتیجے پہ پہنچاتا ہے کہ سرمایہ داری ایک ایسا نظام ہے جسے انسانی فیصلے، سیاسی انتخاب اور ثقافتی اقدار شکل دیتے ہیں۔ یعنی سیدھے لفظوں میں یہ کوئی قدرتی قانون نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا نظام ہے جسے ہم خود بناتے ہیں اور بدل بھی سکتے ہیں۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی بچتا ہے کہ اگر اس نظام کو شکل دینا ہمارے ہی ہاتھ میں ہے تو پھر منافع کمانے اور عوام کی بھلائی کے درمیان وہ صحیح توازن، وہ رائٹ بیلنس کیا ہونا چاہیے؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آج کی دنیا اور آنے والے کل کی معیشت کی سمت طے کرے گا۔